Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. This is your mentor Arzu Kakkar, and on this platform we cover daily current affairs with you. The important articles that are in news, we'll discuss it today, that is of 5th of April with previous year questions. So already मैंने आपको कल एज अ होमवर्क कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम आज जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें कवर करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में करें, उससे आप ही को ही फ़ायदा होगा। इट्स ऑल कि आप कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना पार्टिसिपेट करते हैं, और आंसर गलत हो या सही हो वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट डे आपको आंसर पता ही चल जाते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक नज़रिया जो है, एक पर्सपेक्टिव है, वो देखने को मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये सब समझने की कोशिश करते हो, राइट। सो गाइज प्लीज़ डू पार्टिसिपेट एंड मेक श्योर कि आप मेंस का आंसर जो है, जो एज अ होमवर्क मैं आपको देती हूँ, वो भी लिखा करो। इस सेशन में आपके पास जो कंटेंट होता है वो मेंस फॉर्डर भी साथ में मिलता है कि आप मेंस में क्या क्या कहाँ लिख सकते हो किसी भी टॉपिक में, वो भी मैं साथ में कवर करती रहती हूँ, राइट। तो 2017 का कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इम्पोर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस थे आपके सामने, बहुत ही आसान सा। पहला ही ऑप्शन है दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के अंदर। अब ये 4 अगर आपके सामने नेशनल पार्क्स आ गए हैं तो आप मतलब ये तो देख सकते हो ना कि चारों के चारों कहाँ पर हैं। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। दिस फॉरेस्ट रेंज is a very important wildlife corridor in Nilgiri Biosphere Reserve, right? And Project Tiger was launched by the Government of India in 1973. It is a part of Project Tiger. Next आपको देखने को मिल रहा होगा नल्लामला फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, राइट। फिर उसके बाद बेसिकली दिस इज अ पार्ट, इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स ओनली, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटका के अंदर है एंड इट इज लोकेटेड इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द सदर्न रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश ओनली, ईस्टर्न घाट्स। सारे बता दिए, आंसर भी बता दिया, दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, कल हमने बहुत ही इन डिटेल ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ा था, ट्रिब्यूनल्स की नीड क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्यों देयर वर ट्रिब्यूनल्स, एंड हमने CAT जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके बारे में जाना था। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल, क्या लगता है सही ऑप्शन है या गलत है? मेरे हिसाब से तो दैट इज अ कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे इट वाज नॉट, CAT वाज नॉट सेटअप। तो ऑप्शन ए जो है वो तो बिल्कुल गलत हो गया। आपको यहाँ से ये समझना है कि कोई चीज़ कब सेटअप हो रही है ना, हम कभी कभार क्या करते हैं ना, सिर्फ उसका ईयर याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिटी जैसी चीज़ों में साथ साथ ये भी देख लिया करो कि उस टाइम फ्रेम में कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ से पता चलती है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC इस तरीके से सवाल भी पूछ लेता है कि इस रेदर देन मेंशनिंग द स्पेसिफिक ईयर, उन्होंने मेंशन कर दिया प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे। तो ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए है कि आप कितना अवेयर हो, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको लेके जानी है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट सेज कि द मेंबर ऑफ CAT आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। तो अगर आपने कल का सेशन अच्छे से सुना होगा तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको कवर किया था एंड आई मेंशन्ड इट, जो मेंबर्स हैं उनके। तो ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है। अगर किसी को ये डाउट है कि बेसिकली कौन से टाइम फ्रेम में थे, ईयर क्या था, दैट वाज 1985 एंड प्राइम मिनिस्टरशिप बेसिकली राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। तो ये आप याद में रख सकते हो। और चलते हैं फिर आपके अगले सवाल के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कल हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में कवर किया था, वे UK रिसेंटली साइंड, इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। With reference to Trans-Pacific Partnership, consider the following statements। 2016 में ये सवाल आया था।
It is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या लगता है, सही है? दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन 12 कंट्रीज, राइट? और उस टाइम पे तो 2017 के अंदर जो यूएस है उसने विड्रॉ किया था, राइट? चाइना वॉज अ मेंबर, रशिया नहीं था. तो दोनों पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली. कल बहुत अच्छे से इसको कवर किया था. तो ये फैक्ट तो मतलब आपको सभी को पता है कि इट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट दैट वुड लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द कंट्रीज है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह, राइट? तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं. मतलब कोई भी अलायंस का पर्पस क्या है और कोई भी अलायंस में मेंबर कंट्रीज के वो कौन है, जब भी आप प्रिपेयर करो तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना. 2012 में क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व्स. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन 2 जो है भितरकनिका उड़ीसा के अंदर है, इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज द टाइगर रिजर्व. तो ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दो, आप सीधा आंसर पे आ जाओगे, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. पता भी नहीं है, ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी यू आर कमिंग टू द आंसर बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड. एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए, आंसर कभी कभार आपके सामने हो जाता है, राइट? तो रही बात बांदीपुर की, कहाँ है? कर्नाटका में. मानस आसाम में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में, राइट? आंसर इज बी. हाँ, अब इस क्वेश्चन से एक चीज और इन्फर कर रहे हो, विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व. कौन कौन से नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं, ये पता होना चाहिए आपको, राइट? चलिए, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पर अब आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, एक इंडेक्स है, पहले ये देख लेते हैं एंड देन विल बेसिकली मूव अहेड विद द आर्टिकल्स. पहला तो है एक टॉर्पीडो है, तो इसके बारे में जानेंगे और ये आपके पेपर 3 से भी लिंक करता है. प्रीलिम्स से तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ देख रहे हो ना, आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स. मेंस के बारे में, मेंस ऑब्वियसली मेंस रेलिवेंट भी मैं इसको कवर करूंगी ही सही आपके साथ. तो फर्स्ट इज पॉसिडोन टॉर्पीडो, जीएस पेपर 3 से लिंक करता है और कौन सी कंट्री इससे एसोसिएटेड है और इसके फीचर्स, इसके फैक्ट्स कवर करेंगे. स्लिनेक्स 2023 एक्सरसाइज जिसका 10th एडिशन अभी होने जा रहा है, तो ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इसको भी कवर करेंगे. पेपर 2 से यू कैन लिंक इट, पेपर 3 से और प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जीएस पेपर 3 मेंस के रेलिवेंट, इसमें रेलिवेंस आप देखोगे बहुत ज़्यादा है. फिर उसके बाद महावीर जयंती, रिसेंटली इट वॉज सेलिब्रेटेड, जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हो. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछती है, तो ना ये अब आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए. अगर महावीर जयंती आ गई, आज हम थोड़ा जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, तो आप खुद से अपना होमवर्क सोचो आपके लिए क्या है. आज आपको अपना स्टैटिक पार्ट जो है वो खोलना है और जैनिज़्म के बारे में जाके पढ़ना है, राइट? ये होता है लिंकेज. अब जैसे अगला देखो, माउंट किलिमंजारो, अब ये न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में क्यों है वो बताऊंगी, लेकिन इसी के साथ आप वॉल्केनोस को लिंक कर सकते रहोगे, राइट? तो आज आपके लिए होमवर्क हो गया टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस. ये जो लिस्ट बता रही हूँ ना होमवर्क, ये प्लीज करना, ये है आपका करंट के साथ, हाउ यू आर लिंकिंग स्टैटिक with current, and this is a very smart approach. Make sure that you do not procrastinate. Whatever is being covered in today's session, you go and have a look over the static side of it. Please don't do कि you schedule it for tomorrow, right? Do it and things will be done and dusted today only. ऐसा अप्रोच होना चाहिए. नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, पेपर 3 से हम इसे लिंक कर सकते हैं. आज इन्वायरमेंट सेक्शन है. बटरफ्लाई सब स्पीशीज केल्टोरिस ब्रोमिस, जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. पहला न्यूज़ देखते हैं. ब्लैक पैंथर, recently it was rescued from a village in Goa. It is healthy and now it will be released into नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कहाँ पर है? गोवा. कोई गया है घूमने? चलिए, ये कुछ मैप में आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा. लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको विजिबल हो जाए. जस्ट अ सेकेंड. इन मैप ये आप देख सकते हो नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? और इसी के नीचे इन द साउथ कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके ऊपर नॉर्थ में देखो ये रहा ना, और इसके नॉर्थ में यू कैन हैव अ लुक हेयर, राइट?
भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मैप में देखो तो नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट जो है वो देख लिया करो, नॉर्थ फिर नेत्रवली एंड फिर कोटिगांव। तो ये एक नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट हो गई। तो हमने 3 सेंचुरीज देख ली एक साथ, ये होता है मैप प्रैक्टिस करना, राइट। ऊपर देखो थोड़ा सा तो आपको और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है देखने को मिल रही होंगी, तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट कवर कर लेना। इट इज सिचुएटेड इन दी ईस्टर्न गोवा, और यहाँ पर रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवर नेत्रवली, और नेत्रवली ओरिजिनेट्स इन दिस सेंचुरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ऑफ विच रिवर, जुआरी रिवर। तो ये रिवर का नाम इससे एसोसिएटेड है। नॉर्थ में इसके भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ में कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। 2 वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सांवरी और मेनप्पी। तो ये 2 वाटरफॉल्स पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर बनाती है ये वाटरफॉल, कहाँ पर है ये वाटरफॉल, कौन सी सेंचुरी से एसोसिएटेड है ये वाटरफॉल, ये रिवर कौन सी सेंचुरी से ओरिजिनेट होती है, बेसिकली कहाँ है ये, राइट। और ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ऐसे सवाल बनते हैं। फ्लोरा फना की बात करूँ वेजिटेशन की, द फॉरेस्ट इज moist deciduous type predominantly with the patches of semi evergreen also. फना की बात करूँ तो डियर, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर एंड लंगूर, हॉर्नबिल्स, ब्लैक पैंथर, स्लेंडर लॉरिस, जाइंट स्क्विरल, ये सब स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं, पढ़ते हैं जीएस पेपर 3। पेपर 1 से आप इसको लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, प्रीलिम से भी लिंक कर सकते हो, इवन पेपर 1 में ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हो और कल्चर से भी लिंक कर सकते हो। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इंक्लूसिव है इन इटसेल्फ, लेकिन टर्म सिर्फ एक ही दिख रही है, माउंट किलिमंजारो। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं पहले लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकेंड, just a second guys, should not have happened. चलो कोई बात नहीं, वो एक ब्लैंक स्लाइड रही होगी बीच में। माउंट किलिमंजारो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली अंजलि शर्मा, you can see her from Himachal Pradesh, she has become the first girl from India to scale Mount Kilimanjaro in the costume that depicts her culture, that is Gadi dress, Gadi costume, Lunachari भी बोला जाता है, it is a traditional dress of Himachal Pradesh also known as Gadi dress. So she became the first girl to scale Mount Kilimanjaro. अब यहाँ पर Mount Kilimanjaro कल्चर एसोसिएटेड हो गया, वो कॉस्ट्यूम जो जिसके थ्रू बेसिकली उस कॉस्ट्यूम को उन्होंने डिपिक्ट किया और वो माउंट किलिमंजारो शी स्केल्ड अप। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। अगर आप ये देखो तंजानिया तो यहाँ पर पड़ता है अफ्रीका में। इट इज़ अ स्नो कैप्ड वॉल्केनो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटो वॉल्केनो। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में मेन से भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलिम से भी। स्ट्रैटो वॉल्केनो, अब स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या होता है? स्ट्रैटो वॉल्केनो बेसिकली इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, दीज आर दी वॉल्केनोज दैट आर करेक्टराइज्ड बाय देयर steep profile. आप देख रहे हो, so there is a steep profile, exclusive eruptions, they are periodic, and the lava that flows out from these volcanoes, it is very highly you can say viscous, right? So इसीलिए जो है it does not spread ज़्यादा so far because it get hardened before spreading very far. Why? Because the lava that flows from it, it is highly viscous, right? And it cools, it hardens, and therefore it does not spread very far. Therefore the slopes are very steep here, right? तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है आज? ज्योग्राफी में भी ऑल नो हमारा वॉल्केनोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी। मेक श्योर आप इसको कवर करेंगे, राइट? अब उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 3 मेन वॉल्केनिक पीक्स जो हैं, दैट इज कीबो इन द सेंटर, मेवेंजी इन द ईस्ट, शिरा इन द वेस्ट। सो यहाँ पर दीज 3 पीक्स में अगर आप देखोगे, सो कीबो इज द टॉलेस्ट, दिस इज द टॉलेस्ट वन ऑफ द 3 volcanic formations. It is also a dormant volcano while the other 2 are extinct. It is a dormant. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एक्टिव 3 वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब जहाँ इरप्शंस अभी रेगुलरली होती हैं, राइट? एक्टिव है, एक्टिव मैग्मा चैम्बर। फिर उसके बाद रहता है डोरमेंट वॉल्केनो, जो
जहाँ इरप्शन अभी नहीं हुई है लेकिन हो सकती है। आप देख रहे हो यहाँ साइन से ही पता चल रहा है, राइट, स्लोली इट्स कमिंग आउट। सो यहाँ पर नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब वो एक्सटिंक्ट है, दैट इज इनएक्टिव मैग्मा चैम्बर नाउ, इरप्शंस नहीं हुई हैं अभी और हो आने के मतलब वेरी लेस चांसेस द वॉल्केनो इज एक्सटिंक्ट। एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में प्लीज टेल मी इंडिया में अगर कोई डॉर्मेंट वॉल्केनो या एक्टिव वॉल्केनो या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के नाम अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर कोई डॉर्मेंट वॉल्केनो है या अगर कोई इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो है तो वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बात रही माउंट किलिमंजारो की, इट इज़ लोकेटेड इन तंजानिया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, विद एन एलिवेशन ऑफ 5895 मीटर्स, हाईएस्ट पीक ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ कुछ रिवर के नाम भी हैं, पनगनी रिवर ऑल्सो कॉल्ड एज रूवू रिवर, इट राइजेज ऑन द किलिमंजारो एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा होमवर्क इम्पॉर्टेंट है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो एनीवे इम्पॉर्टेंट है ही सही, लेकिन मेक श्योर आप होमवर्क ज़रूर करें। वो नेम ऑफ द ड्रेस, जो कल्चर है उनका, उसको याद रखें, एसोसिएटेड है विद स्टेट से, वो पूछा जा सकता है, पहला टाइप। दूसरा वॉल्केनोज के बारे में, और तीसरा माउंट किलिमंजारो के बारे में। तो ये हो गया मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये हो गया स्टैटिक क्वेश्चन, और ये हो गया आपका कल्चर एसोसिएटेड क्वेश्चन। बात आ गई समझ में? तो ये 3 पर्सपेक्टिव आपको कवर करने हैं। शोम्पेन ट्राइब was found in which one of the following places? 2009 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब जब भी आप कोई ट्राइब कर रहे हैं, कौन सी ट्राइब कौन से प्लेस से एसोसिएटेड है वो भी मालूम होना चाहिए। नीलगिरी, निकोबार, स्पीति, लक्षद्वीप वैली। तो ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। शोम्पेन ट्राइब कहाँ पर है फाउंड? इट इज फाउंड मेनली। नेक्स्ट इज पॉजिडन टॉर्पीडो, आप ये देख सकते हो। अब इसके बारे में हम कवर करेंगे जीएस पेपर 3 से, आप इसको लिंक कर सकते हो, प्रीलिम्स में बहुत सवाल बन सकते हैं। इट इज इन न्यूज बिकॉज रशिया intends to create a division of a basically special purpose submarine that will be a part of its Pacific fleet. It will carry this Poseidon nuclear capable torpedo by the end of 2024. तो जब हम सबमरीन्स की बात कर रहे हैं अगर, so they basically this torpedo you can see here in the picture, it is a cross between a torpedo and a drone, and it can be fired from a nuclear submarine. It is built to strike enemy coastal targets. बहुत ही great distance से it can strike the coastal targets. It can create destructions. It can cause radioactive ocean swells to make coastal cities uninhabitable. तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड 80 miles per hour. ऐसा कोई भी वेपन नहीं है that can counter them in the world today. They are having a very low noise. They are very basically highly maneuverable. इसको चेंज किया जा सकता है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. Practically indestructible and unreachable for the enemy, right? क्योंकि due to its working depth. अगर आप इसकी बात करो तो it is about 65 feet long, 6.5 feet wide, making it the largest torpedo ever deployed. ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप याद रख सकते हो from your prelims perspective. अच्छा, मैप बेस्ड क्वेश्चन है. In which one of the following pairs of island, which one of the following pair of island is separated from each other by 10 degree channel? तो कुछ 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है, निकोबार को सुमात्रा से, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा. ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एक्सरसाइज क्लिनिक्स 2023 10th एडिशन मैरीटाइम एक्सरसाइज है. रिसेंटली बिगिन इन कोलंबो. कितना मतलब एक ही लाइन में कितनी इंफॉर्मेशन है. एक्सरसाइज का नाम ध्यान में रखना है. कहाँ इट बिगिन? कोलंबो में. मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 10th एडिशन है, और ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड श्रीलंका नेवी. इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है. 10th एडिशन है. ऑब्वियसली दिस कहाँ होने जा रही है इस बार? इन कोलंबो. इंपॉर्टेंट है, याद में रखना. इट विल बी कंडक्टेड इन 2 phases, द हार्बर फेज, देन इट विल बी फॉलोड बाय अ सी फेज. तो यहाँ पर एम इज टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, improve mutual understanding, exchange the best practices between both the navies. Indian Navy will be represented by INS Kiltan, INS
सावित्री, तो ये आप याद में रख सकते हो। एंड येस, इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद इंडियाज पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट। तो यहाँ पर होमवर्क में बता देना इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज। With what purpose is the government of India promoting the concept of mega food parks? 3 ऑप्शंस हैं। 2011 में सवाल पूछा गया। To provide good infrastructure facilities for the food processing industry, to increase the processing of perishable items and reduce wastage, to provide emerging and eco-friendly food processing technologies to entrepreneurs. ये सवाल देखो कैसे रखा है, व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद मेगा फूड पार्क्स, व्हाट इज़ द पर्पस, ऐसे पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट अभी रिसेंटली पीएम मित्रा जो है दे आर इन न्यूज रिलेटेड टू द टेक्सटाइल सेक्टर, सो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ दीज पार्क्स, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसे सवाल बन सकते हैं। Moving on to the next article, a very important article that is having a link with GS paper 3 और आप इसको मेंस में बहुत ज़्यादा इसका रेलिवेंट है। International Conference on Human Wildlife Conflict and Coexistence was held ऑक्सफोर्ड में, UK में, which brought 100 of activists from 70 countries. Discussions were held for bringing solutions to address human wildlife conflict. आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के बारे में, फिर भी आई टेल डोंट वरी, बट उससे पहले प्लीज डू हैव अ लुक दैट दिस कॉन्फ्रेंस फॉर ऑर्गेनाइज बाय IUCN, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। अब बात अगर हम कर रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, क्या होता है? सिंपली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where human activities like we are going for infrastructure development these days, resource extraction, agriculture, these activities come into conflict with the wild animals and it leads to negative outcomes for animals as well as for humans both, and then further it leads to, no doubt it will lead to loss, economic loss will be there. This conflict will result in the for farmers, for livestock herders, animals, as wild animals can destroy the crops, damage the infrastructure, threat to human safety भी होता है, especially in the areas where people and wildlife coexist. Ecological damage भी होता है, right? Negative impact होता है on the environment. Human kill predators and it can lead to an increase in the prey population. Conservation challenge भी है, it poses a challenge to the conservation efforts. Psychological impacts भी हैं, और no doubt कि हम अपने development के चलते we are also encroaching into their area, right? If we like it or not, but it's the true reality that we are also humans are also responsible for encroaching into their areas. We should come up with these solutions. Government के measures हैं, Wildlife Protection Act, Biodiversity Act, Project Tiger, Project Elephant, और we can come up with the concepts like eco bridges. You should come up with these ideas. Eco bridges, right? Bridges जो environment friendly भी हो, that will take a passage, मतलब यहाँ से animals जा रहे हैं, इधर से आपके जो vehicles हैं वो जा रहे हैं, eco bridges term है, आप इसको search करना, एक बहुत ही एक अच्छा way है to prevent the human wildlife conflict. तो यहाँ पर ये बहुत important है ताकि आपको ऐसे और ideas जो आपके पास हो, अगर आप newspaper reading करोगे ये सब आपको मिलेगा, right? Conference का aim क्या है? Conference basically it had a dialogue where across the sector the organizations and stakeholders were there, countries were there to discuss the solutions, addressing the topics for partnership and collaboration among the institutions to generate a shared understanding between understanding of latest technologies, methods, ideas, information from the field of human wildlife conflict. Then comes priority, टॉप ग्लोबल प्रायोरिटी पे अपने को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रखना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हुए, एंड देन a collective way forward is required where we learn from each other, we build new collaborations, we come up with the new ideas, international development, right? So this is a platform where it bring the experts together and they had a discussion over it. So conference का aim जो है मैंने आपको ये share कर ही दिया है, mainstream human wildlife conflict as one of the top global priority, developing a collective way forward, right? Coming to article question 2017 में UPSC ने पूछा,
with respect to trade related analysis of flora and fauna in commerce, traffic. It is a bureau under the UNEP, United Nations Environment Program, and the mission is to ensure that trade in the wild plants and animals is not threat to the conservation of nature. तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, देन विल टुगेदर सॉल्व, राइट। चलिए चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे, दैट इज recently our vice president Shri Jagdeep Dhankar has greeted the people of nation on the occasion of Mahavir Jayanti. कब होती है comment section में बताना, when was Mahavir Jayanti. It is auspicious day as I mentioned for the followers of Jainism. तो आज आपके लिए homework है, जैनिज्म जो है आपको पढ़ना है, important है फ्रॉम या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी, पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. एंड इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीरा हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म. अब लास्ट तीर्थंकर है तो आप बताओगे 23rd, 24th, 22nd, एंड इफ ही इज 24th तीर्थंकर तो 23rd कौन है, राइट. तो सक्सेसर आपको बताना है. Then comes basically a procession is held with the idol of Lord Mahavira called रथ यात्रा होती है. Statue is given a ceremonial bath जिसको अभिषेक बोला जाता है. Devotees recite Jain prayers in the praise of Lord. महावीरा की teachings की बात करते हैं which revolves around the principles of अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह. Basically he emphasized the importance of non-violence, truth, non-stealing, chastity, non-attachment. And it were later compiled into the Jainagams. तो ये पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रीलिम्स का सवाल भी बन सकता है. और जो टीचिंग्स हैं they were simply and easy to understand and they were written in which language? Prakrit language. It is believed that Lord Mahavira passed away at the age of 72 and he attained moksha and near from the cycle of birth and death near in Rajgir in Bihar. Right, so the Mahavir Jayanti is a celebration where people gather and it is an opportunity for the people to reflect on the principles and strive to lead a more spiritual as well as ethical life. ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं आपके अगले आर्टिकल पे. जीएस पेपर 3 पे आ जाते हैं. एक बटरफ्लाई सब स्पीशीज है कैल्ट्रिस ब्रोमिस सेडिसिव. From the fringes of this butterfly basically has been discovered from Akulam and Vembanad Lake in केरला. हैव अ लुक. ये है आपकी स्पीशीज. साइंटिफिक नेम प्लीज़ थोड़ा सा याद में रख लेना, यहाँ पर आप देख भी सकते हो. तो ये जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ एन इंडो ऑस्ट्रेलियन जिनस विच हैज़ ओवर 15 स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया. कैल्ट्रिस ब्रोमिस वन ऑफ देम एंड जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी. एंड अदर 2 सब स्पीशीज आर ऑल्सो देयर, ब्रोमिस एंड ब्रोमिस यनका, वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज. इट इज़ it belongs to skipper butterfly family of Lepidoptera. First document subspecies of Bromis swift कहाँ पाई गई? In the Western Ghats and Peninsular India. So discovery led to basically Kerala. जब मैंने बात करी Vembanad Lake, this discovery led to the total count of the butterfly species in the Western Ghats to 336. ये आपको याद में रखना है. वेम्बनाद लेक की बात करें तो चलो केरला चलते हैं. ये आप लेक देख सकते हो. इट इज़ अ लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोची लेक, वेम्बनाद कोल, वेम्बनाद कयाल, राइट. तो यहाँ पर पुन्नामाड़ा लेक सोर्स है 4 रिवर्स का, मीनाचल, अचनाकोवल, पंपा, मैनमल्ला. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी बाय अ नैरो बैरियर आइलैंड. 2002 में इट वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन. रामसर साइट इन इंडिया की बात करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन, वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये रिवर्स आपको याद में रखनी है. और एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, ये अभी हमने आज पढ़ा ना, देखो कैसे क्वेश्चन आया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज स्टेट बटरफ्लाई. तो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. ट्राई टू मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इसी के साथ दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. आज होमवर्क का तरीका समझना. स्टैटिक प्लीज़ मेक श्योर आप कवर करें जैसे जो मैंने आज आपको बताया है सेशन के दौरान. और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन बिटवीन द सेशन, वो मेंशन कर देना. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना. बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना आप मेंशन करोगे वो आप ही के लिए ही, मतलब यू विल बी एट अ ग्रेटर एंड
राइट। सो मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिस डेली फॉलो करें और इन सेशंस के साथ जितना रेगुलर हो सकते हो, डोंट स्किप एनी सेशन, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब है लिंकेज, हर एक दिन का अगले दिन से लिंकेज, अगले दिन से लिंकेज, एक दिन छोड़ा 2 दिन बाद देख लिया, वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी, राइट। सो इसी के साथ आई एम समिंग अप दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सेशन अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।